सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। आज 17 जुलाई है और यहाँ न्यूयॉर्क में थोड़ी धूप थोड़ी बादल छाई हुई है। बीते सप्ताह बारिश होती रही और आज दिन का तापमान 26 डिग्री है। स्वागत है आप सभी का वीकली टेक्स साप्ताहिकी के 52वें एपिसोड में। मैंने पहले बताया था कि बृहस्पतिवार से शुरू करूंगा वीकली टेक्स का अंग्रेजी में एपिसोड, लेकिन व्यस्तता के कारण ये हो न सका, पर साप्ताहिकी जारी रहेगा। आज के साप्ताहिकी में हम चर्चा करेंगे अमेरिका और विश्व के समाचार की, लेकिन हमारी नजर होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका सुर्खियों में हैं। जानेंगे वहां की खबरों को और चर्चा करेंगे वहां के हालात के कारण भारत पर असर का। इसके साथ ही साप्ताहिकी में हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे भारत के मुख्य समाचार की और मिल बैठकर उसका विश्लेषण करेंगे। फिर होगी कश्मीर के इतिहास के पन्नों की गाथा और अंत में हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। आखिर पार्टी की दिन पर दिन बदतर हालत क्यों हो रही है, ढूंढेंगे कारणों को और जानेंगे पार्टी के भविष्य को। यहां तक के सफर में आप सबों ने मेरा पूरा साथ दिया है, मनोबल बढ़ाया है। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। आप में से बहुतों ने वीकली टेक्स को सब्सक्राइब किया है, पर आप में से उन लोगों ने जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकॉन को भी, ताकि आपको अगले एपिसोड की सूचना पहले मिल सके। हाँ, और साथ साथ प्लीज प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि वीकली टेक्स साप्ताहिकी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के साप्ताहिकी के 52वें एपिसोड को और जानते हैं कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब ज़ुमा की गिरफ्तारी के बाद से वहां युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां दंगाइयों ने लूट मचाई है और अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा में इस आग में यहां रह रहे 13 लाख भारतीयों की जिंदगी भी खतरे में है। ताजा घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की है। दक्षिण अफ्रीका में जारी इस पूरे विवाद से यूपी के रहने वाले गुप्ता ब्रदर्स का भी करीबी संबंध रहा है, जो यहां 1996 में आए थे और अब वहां के बहुतेरे उद्योगों पर उनका कब्जा है। भारतीय समुदाय के लोगों का कहना है कि भारतीय मूल के लोगों को जोहानिसबर्ग और क्वाज़ुलु नाताल में जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे 13 लाख भारतीयों को अभी तो खतरा नहीं है, लेकिन स्थितियां उस ओर बढ़ती दिख रही हैं। समाचारों के मुताबिक दुकानों, शॉपिंग मॉल्स को पूर्णतः लूट लिया गया है। भारतीय मूल के लोग अपना निजी दस्ता बनाकर बचाव कर रहे हैं। हालात अगर और बिगड़े तो उनके जान पर भी खतरा हो सकता है। सरकार कृपया संज्ञान ले और भारतीयों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए। अफगानिस्तान के आज के हालात जानने से पहले जानते हैं पिछले कई दशकों की कहानी। 1970 के अंत में सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। उनका मकसद था अपनी साम्यवादी सरकार की मदद करना। वो मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्हें अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब सहित कई और देशों का समर्थन हासिल था। ज्ञात रहे कि उन दिनों दुनिया में 2 गुट बटे हुए थे, एक अमेरिका का और दूसरा सोवियत संघ का। बाइपोलर वर्ल्ड होता था। सोवियत संघ की सेना 1989 में अफगानिस्तान से वापस चली गई। ये वो समय था जब सोवियत संघ भी बिखराव के कगार पर था। अफगानिस्तान से उसके हटने से देश में गृह युद्ध चलता रहा। इस गृह युद्ध में अमेरिका ने मुजाहिदीनों का साथ दिया। उन्हें हथियार भी मिल गए और अराजकता के माहौल में तालिबान को पनपने का मौका भी। धीरे धीरे तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 1996 में अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बन गई और उन्होंने शरिया का कानून लागू कर दिया। फिर घटी 9/11 की अनफॉर्चुनेट घटना, जिसको अंजाम दिया था अल कायदा ने।
अफगानिस्तान में उस समय कट्टरपंथी इस्लामिक समूह तालिबान का शासन था और वो अल कायदा के फाउंडर ओसामा बिन लादेन को संरक्षण दे रहा था। तालिबान ने ओसामा को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। ऐसे में 11 सितंबर के हमले के एक महीने बाद अमेरिका ने दोनों चरमपंथी समूहों को हराने के लिए अफगानिस्तान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिका को और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के हवाई हमलों से 2 महीनों के अंदर तालिबान पस्त हो गया और उसके लड़ाके पाकिस्तान की तरफ भाग गए। साल 2004 में अफगानिस्तान में अमेरिका के समर्थन वाली नई डेमोक्रेटिक सरकार बनी, लेकिन इस दौरान भी तालिबान के घातक हमले पूरे साल भर चलते रहे। ये तालिबानी लड़ाके भले ही भाग गए थे, लेकिन उनका प्रभाव बढ़ता गया और उन्होंने फिर वापसी की। तालिबान ने ड्रग्स के व्यापार, खनन, माइनिंग और टैक्स से करोड़ों डॉलर कमाए। अफगानिस्तान में 2000 के सबसे ज्यादा खूनी साल के खत्म होने पर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अफगानिस्तान में अनिश्चित काल तक न रहने पर विचार करना शुरू कर दिया। कारण था अफगान सैनिकों के साथ काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के लिए फिर से मजबूत हुए तालिबान से निपटना मुश्किल होने लगा था। उन्होंने इसे अफगान की सेना पर छोड़ते हुए अपने युद्ध मिशन खत्म कर दिए और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय फौज ने वापसी की और अंत में अमेरिका ने भी 2021 इसी साल अफगानिस्तान से पूर्णतया हटने का फैसला भी कर लिया। इन सब से तालिबान का हौसला बढ़ता गया और उसने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और आज के तारीख में 85% इलाके पर तालिबानियों का कब्जा है। ये तो हुई इतिहास की गाथा, पर सवाल यह है कि इस सब से भारत पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिकी सेना की वापसी के पश्चात तालिबान के हौसले निश्चित रूप से बुलंद हुए हैं और वह एक बार फिर बड़ी आतंकी गतिविधियों के लिए सक्रिय हो सकता है। इससे भारत की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद एवं लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण देता रहा है। तालिबान का भारत विरोधी रवैया किसी से छिपा हुआ नहीं है। इधर भारत ने अपने दूतावास के अधिकारियों को सिक्योरिटी रीजंस के कारण वापस बुला लिया है। इन सब समाचारों के बीच भारत के एक पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत भी हो गई है। भारत में संकट बढ़ सकता है। पाकिस्तान, चीन और अब तालिबानी अफगानिस्तान, चारों तरफ कदम बहुत संभल कर समझदारी से उठाना होगा। अपने विचार साझा करें। क्या करना चाहिए भारत सरकार को? आफ्टर ऑल, इंडिया हैज इन्वेस्टेड अ लॉट इन अफगानिस्तान। व्हाट शुड इट डू? साथ ही एक पहलू ये भी है कि डेमोक्रेसी के विस्तार के नाम पर अमेरिका, एक ताकतवर मुल्क, अपनी मर्जी से किसी भी देश में जब चाहे घुस जाता है और व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल तो निकल लेता है। क्या डेमोक्रेसी की दुहाई अब नहीं होती? क्या उसके हटने के बाद जो वहां तालिबानी कब्जा होने जा रहा है वो डेमोक्रेसी का ही कोई नया रूप है? अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं है, पर क्या ये सही है? साझा करें अपने विचार। हम अगले एपिसोड में उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के मुख्य समाचारों को। क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर? कहां है राजनीतिक हलचल? 2022 में 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहले 6 महीने में, और साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल में। आज बातचीत करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 403 असेंबली सीट्स हैं और 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पिछले चुनाव में बीजेपी को 312, समाजवादी पार्टी को 47 और बहुजन समाज पार्टी को 19 और देश की सबसे पुरानी पार्टी को सिर्फ 7 सीट। 2022 में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी ब्लॉक स्तर पर हो रही है और वहीं कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ता और नेता ढूंढ रहे हैं। मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व पिंकी के हाथों में है।
गर्मजोशी से काम चल रहा और नतीजा हाल ही में हुए पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ। पारिवारिक सीट अमेठी और रायबरेली से भी कांग्रेस को 0/सन्नाटा ही हाथ लगा है। ये संकेत है कि पप्पू की ही तरह सोनिया जी के भी रायबरेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव में हार लगभग तय है। एक बात जो उभर कर आ रही है वो यह कि आखिर इतने बड़े राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन कब होगा। माय 2 सेंट्स। रीऑर्गेनाइजेशन से राज्य के गवर्नेंस में आसानी होगी और डेवलपमेंट भी जल्द हो सकेगा। स्वयंसेवी संस्था ब्रह्म सेना ने अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग की है और ठोस शब्दों में कहा है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में वोट्स नोटा को पड़ेंगे। नन ऑफ द अबव। पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। आजादी के बाद सरकार ने 12 मार्च 1948 को 35 रियासतों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाया था और उस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कामता प्रसाद थे। इसके 8 साल बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और 31 अक्टूबर 1956 को इसे खत्म कर दिया गया। देखा जाए तो जो बुंदेलखंड राज्य पहले ही बुंदेलखंड वासियों का था उसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सरकार ने छीन लिया। इसलिए ब्रह्म सेना का कहना है कि बुंदेलखंड वासियों को कोई नया राज्य नहीं चाहिए, बल्कि जिस राज्य का पुनर्गठन के नाम पर सरकार ने अस्तित्व समाप्त कर दिया था उसे पुनः स्थापित किया जाए। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्रह्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी गोस्वामी ने पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर जन जागरण अभियान चालू कर दिया है। साथ ही सभी सामाजिक और राजनीतिक दलों से पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग में एक मंच पर आने को कहा है। ज्ञात रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रह्म सेना के साथी नोटा दबाने के लिए जनता को प्रेरित कर रहे हैं। इसका खामियाजा सभी दलों को भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में तमाशबीन की तरह है, न 3 में है न 13 में। जमीनी सूत्रों के मुताबिक देश की सबसे पुरानी पार्टी को 2022 के चुनाव में 5 सीट पाने में भी मुश्किल होगी। आगे मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पिंकी रखती हैं, जैसे प्रधानमंत्री बनने का पप्पू। वो सपना देखना कोई बुरा नहीं है, देखना चाहिए, सेहत के लिए मुफीद कहा जाता है। आइए अब चले धरती के स्वर्ग कश्मीर के इतिहास की ओर। पिछले एपिसोड में हमने जाना चक वंश के बारे में, हमने जाना नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून के बारे में। इतिहास को पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं आगे की कहानी। मुगलों का आगमन कश्मीर में चक राजाओं के अवसान के साथ प्रारंभ हुआ। आज हम मुगल काल के प्रमुख बादशाह अकबर और उसके शासन काल की बात करेंगे। मुगलिया शासन का समय 1586 से 1753 तक का रहा। याकूब शाह को जब जनता ने बादशाह बना दिया तब पिछले अंकों को जिन्होंने ध्यानपूर्वक देखा है और सुना है उन्हें याद होगा कि यूसुफ शाह और हसन शाह के समय में शिया और सुन्नियों में लंबा संघर्ष चला था। दोनों शाह इसे सुलझाने में असफल रहे थे। उस समय यूसुफ शाह ने अकबर से मदद मांगी थी और अकबर ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए उनकी सहायता की थी। भगवान दास के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी और उसी समय से अकबर के लिए कश्मीर प्रवेश का उपयुक्त माहौल बनता गया था। साथ ही अकबर की प्रत्यक्ष रुचि और सहभागिता कश्मीर में दिखने लगी थी। कासिम खान को कश्मीर का पहला मुगलों का राज्यपाल बनाया गया था। अकबर के बाद बहुत प्रमुख और नामचीन शासकों के अंतर्गत कश्मीर का शासन रहा। अकबर के बाद आए शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, जिसके शासन काल में अफगानों का आक्रमण कश्मीर पर हुआ और कश्मीर मुगलों के हाथ से निकलकर अफगानों के हाथ में चला गया। तवारीखे कश्मीर नामक ग्रंथ में मुगलों के शासनकाल का बेहतरीन ढंग से उल्लेख किया गया। इसी समय में विदेशियों में से फ्रैंकोई बर्नियर और सेंट जेवियर ने भी कश्मीर का दौरा किया था और शासन व्यवस्था का वर्णन किया था और मुगलों के शासन को उन्होंने बड़े नजदीक से देखा था। कहने को तो बाबर की भी दृष्टि कश्मीर पर थी और उसने 2 बार कश्मीर पर आक्रमण भी किया था, पर सफल नहीं हो पाया था।
मुगलों के लिए उसी समय से कश्मीर आकर्षण का केंद्र रहा है। हुमायूं ने भी कश्मीर को अपने अधीन करने की चेष्टा की, पर वह भी सफल नहीं हो पाया था। 1586 में वैधानिक तौर पर अकबर ने इसे अपने अधीन किया। अकबर अपने काल का कश्मीर में एक बेहतरीन शासक सिद्ध हुआ था। कश्मीर के इतिहास के पन्नों से आज इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे अकबर के शासनकाल की उपलब्धियों की कहानी विस्तार से। अब बात 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की कहानी दिन पर दिन अनोखी होती जा रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी एक प्राइवेट फैमिली लिमिटेड है, जहां अभी कब्जे की लड़ाई चल रही है। नई पीढ़ी के पप्पू और पिंकी की सोच में वो सारे कांग्रेस के नेता फिट नहीं बैठते हैं जिनकी लॉयल्टी राजीव गांधी के जमाने से थी। और इसी दूरबीन से अगर आप पप्पू और पिंकी के क्रियाकलाप को देखें तो सब कुछ साफ समझ में आ जाता है। पिछले दिनों एबीवीपी से 2017 में आए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष इसी प्रयोग के तहत बनाया गया। इसे हुआ तो हुआ ज्ञानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कह लें। इसी कड़ी का दूसरा प्रयोग पंजाब में किया जाने वाला है, जहां आप से बीजेपी से कांग्रेस में नए आए सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। इससे अच्छी भली चल रही सरकार को, पार्टी को, देश को क्या नुकसान होगा सोचना और समझना पप्पू और पिंकी के बस में नहीं है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और खतरा पाकिस्तान से, चीन से और बदले हालात में अफगानिस्तान से होने के बावजूद एक ऐसे आदमी को पंजाब का अध्यक्ष बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, जिसकी लॉयल्टी, इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी पर संदेह है। क्या यह कदम भारत के लिए सही है? लीडरशिप हैज टू थिंक ऑफ ऑल काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन जब पार्टी की सोच प्राइवेट फैमिली लिमिटेड है और लॉयल्टी सिर्फ पप्पू और पिंकी से हो, देन ऑल इज पॉसिबल। फिर जातीय समीकरण भी सिद्धू को बनने से ठीक नहीं बैठता, पर किसे परवाह है। हमें याद है जब हम एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस की कमेटी बनाते थे तो डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, एरिया सभी समीकरण को मिलाकर करते थे। आज सब कुछ ताक पर है। कुल मिलाकर देखें तो लगता है जैसे बच्चे समुद्र के तट पर जब चाव से रेत का महल बनाते हैं और थोड़ी देर में आपस में झगड़ा होने पर उसे खुद ढाह देते हैं। कमोबेश कांग्रेस पार्टी की हालत वही है, जहां दो बच्चे बने बनाए महल को गिरा रहे हैं। नतीजा आपके सामने है। पार्टी की हालत लचर से लाचार होती जा रही है और परिवार को आज तक के कांग्रेस पार्टी के सभी एक्सपीरियंस लीडर्स के ज्ञान और अनुभव पर नहीं, बल्कि मार्केट के बिकाऊ ज्ञान पर ज्यादा भरोसा है और इसलिए शायद प्रशांत किशोर को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। पर ख्याल रहे, खोटा सिक्का बाजार में नहीं चलता है। जो बिक सकता है उसे ही तो आप बेच सकते हैं। जरूरत है कांग्रेस पार्टी को पारिवारिक चंगुल से आजाद करने की। ये हमारी पार्टी है, आपकी और मेरी, हम सब की पार्टी है। इस पर न्यू मैनेजमेंट का साइन बोर्ड लगना बेहद जरूरी है। आज के लिए इतना ही। वीकली टेक्स साप्ताहिकी के अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राजनीति की और विश्व के समाचार की, पर हमारी नजर होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। भारत के समाचार और उनका विश्लेषण, कश्मीर के इतिहास के पन्नों की गाथा और कांग्रेस पार्टी की बर्बादी की कहानी, कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर चर्चा होगी अगले शनिवार को साप्ताहिकी के अगले एपिसोड में। क्या है मोदी का देश का सुरक्षा डॉक्ट्रिन, कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम साप्ताहिकी फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।